आज का ये वीडियो आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि पिछले 5 सालों के अंदर बार बार पूछे गए। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले कर लेने चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब इस साल भी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि हाउ डिड लेंचो होप चेंजेस टू डिसअपियर, कि वो जो उसकी उम्मीद थी लेंचो को, वो उसकी उम्मीद कैसे टूट गई, क्यों टूट गई थी। तो आप इसका आंसर सबसे पहले हिंदी के अंदर सोचो। देखो इंग्लिश है ना, वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है और इसमें स्कोर करने के लिए क्या है, आप है ना एज ए स्टोरी उसको याद रखो। फिर उसके बाद में जब आप इसका आंसर रीड कर रहे हो तो इसमें से आपको कीवर्ड्स याद रखने, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अब हमने हिंदी के अंदर कैसे याद रखा हुआ है इसको, जैसे कि जब बारिश की उसको उम्मीद थी, बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी तो उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा उल्टा ये हुआ कि हेल स्टॉर्म आया, जिस वजह से क्या हो गया, उसकी जो फसल थी ना वो पूरी पूरी बर्बाद हो गई और पूरी पूरी फसल बर्बाद होने की वजह से जो उसके सपने थे वो वहां पर टूट गए। तो अब हम लोग इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे वो आपको देखना है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि लेंचो वॉज वेटिंग फॉर द शावर ऑफ अ रेन दैट हिज फील्ड नीडेड, जो कि उसके जो खेत था उसको ज़रूरत थी, शावर की नीड थी उसे। फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट वाला सेंटेंस रहेगा कि बट हिज होप फॉर द गुड रेन वैनिस्ड व्हेन द विंड चेंजेस इनटू अ हेलस्टॉर्म एंड इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। पहले उसको उम्मीद थी कि जब हवा चल रही थी तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन फिर उसके बाद में जब वो तूफान ओलो के अंदर गिरा तो उस वजह से वो उसको प्रॉब्लम हो गई। तो अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से मार्क कर सकते हो जब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, तो आप इसमें ध्यान रखना कि आप एक तो इसके अंदर हेलस्टॉर्म मार्क करोगे, जैसे कि ये हेलस्टॉर्म को आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में ये जो वेनिस्ट है, वेनिस्ट की जगह पर आप इसे लिख सकते हो। और फिर उसके बाद में ये 2 वर्ड्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस रीड करो तो इसमें मार्क करते हुए आपको चलना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, सो द लेंचो होप चेंजेस टू डिसअपियर एज हिज फैमिली फूड वेस्ट स्टारवेशन। मतलब कि इसमें जब आपने आंसर तो आपका यहाँ तक हो गया, ध्यान से सुनो मेरी बात, आंसर तो आपका ये हो गया, लेकिन आपने जो एडिशनल पॉइंट लिखा है ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपने आंसर को इसमें कंप्लीट किया है। और उसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने हाथों को उठाओ और थोड़ा सा कष्ट दे करके लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि Why did Lencho become angry when he counted the money? जब उसने पैसे गिने तो वो एंग्री क्यों हो गया था। हिंदी के अंदर सोचो इसलिए हो गया था क्योंकि उसके जो पैसे थे जितने उसको चाहिए थे उससे कम थे। तो उसके बाद में उसने क्या किया, उसके बाद में उसने लेटर लिखने की कोशिश करो कि गॉड को कि भाई मेरे जो नुकसान हुआ है इसको आप पे कर दो। लेकिन उसने जो लेटर था वो पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया क्योंकि उसका मानना ये था कि जितने भी ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं सारे के सारे करप्ट लोग हैं तो वो आगे तक नहीं पहुंचने देंगे। ये था उसकी थिंकिंग। तो अब हम लोग इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा कि व्हेन लेंचो फाउंड 30 pesos लेस ही रोट अ सेकंड लेटर टू अ गॉड। उसने कौन सा लेटर लिखा था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेकंड लेटर उसने लिखा था। और जब आप इसका आंसर लिखो ना तो आप उसमें ये लिख सकते हो, आप इसको सेकंड को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो, टू अ गॉड एंड सेंड हिम द रिमेनिंग अमाउंट, कि भैया भगवान जी को उसने लिख दिया कि आपने जो बचा हुआ पैसा नहीं मेरे को आप फिर से रिटर्न कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, बट नॉट थ्रू द मेल एज ही फेल्ट। यहां पर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, ये एज ही फेल्ट आएगा, एज ही फेल्ट द एम्प्लॉयज ऑफ अ पोस्ट ऑफिस वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड से इसको आप मार्क कर सकते हो कि बंच ऑफ क्रूक्स उनको मानता था वो, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, ये आता है नेल्सन मंडेला चैप्टर से और ये वाला चैप्टर आपको सही ढंग से पढ़ना है और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को एकदम से दिमाग में रट लो क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने कंफर्म है। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि मंडेला सेज दैट हिज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल नॉट द प्योरेस्ट डायमंड्स। उन्होंने कहा कि जो कोई भी कंट्री होती है जिसकी वेल्थ होती है वो उसके हीरे नहीं होते, वो होते हैं उसके लोग।
अब ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो जस्टिफाई करने वाले स्टेटमेंट जब आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बेसिकली बताना है कि मंडेला जो है उनकी थिंकिंग क्या थी लोगों को लेकर के, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। तो आपको इसमें लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में लिखेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री लाइज इन इट्स पीपल एंड द ग्रेटेस्ट पेट्रोइट्स ऑफ द साउथ अफ्रीका वर द मेंडल कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। और यहां पर जो ग्रेटेस्ट पेट्रोइट्स थे जिन्होंने ना फाइट करी थी फ्रीडम के लिए, वो थे किनके, मेंडल के कॉमरेड्स थे। और फिर इसके बाद में सेकंड इसमें पॉइंट ये है कि दे फॉट फॉर एन आइडिया एंड वेंट टू अ प्रिजन वेयर पुश्ड टू देयर लिमिट्स बट दे डू नॉट गिव अप। और उनको इसके लिए, फ्रीडम के लिए जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने ना बहुत कुछ सहा था, उनको जैसे कि जेल के अंदर डाल दिया था और ये सब चीजें उन्होंने फेस करी थी। तो इसीलिए यहां पर होता है कि सच ग्रेट मैन अचीव फ्रीडम विच कैन नॉट बी अचीव्ड बाय पोजेसिंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड। और अगर आपके पास में डायमंड हो, ऐसे लोग ना हो, तो आप उससे फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है thus these men are more precious than diamonds। इसीलिए ये जो लोग हैं ये हीरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर की फ्रेमिंग करनी होती है। और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सेप्टेड है कि इस साल आपके 2023 में आएगा, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर जो है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाई वाज द 10th of May 1994 इज इंपॉर्टेंट फॉर द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए डेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये जो डेट है 10th of May 1994 वाली डेट, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका के अंदर क्या होता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि जो व्हाइट लोग होते हैं उनके लिए पॉलिटिक्स में भी अलग रिजर्वेशन होता है, हर एक चीज में अलग रिजर्वेशन होता है। और जो व्हाइट पीपल्स होते हैं, वो नॉन व्हाइट जो लोग होते हैं, उनको ऐसे देखते हैं कि इनका कोई भी हक नहीं है कंट्री के ऊपर, हमारा ही है। उन्हीं को सारी प्रायोरिटीज दी जाती हैं, किसी भी जॉब में हो या फिर डेमोक्रेसी में हो, हर एक चीज में व्हाइट लोगों को ही दिया जाता है। तो यहां पर जो स्ट्रगल था वो इन्होंने स्टार्ट करा था। और इस दिन बेसिकली यहां पर जो है कि द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड हेडेड बाय द नेल्सन मंडेला। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी इस दिन, और इसके जो हेड थे वो थे नेल्सन मंडेला, वाज फॉर्म्ड ऑन दिस डे। और इसी दिन इनको बनाया गया था। इसीलिए 10th of May 1994 एक इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखना है। एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हेन डिड द साउथ अफ्रीका गेन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री, और फिर इस मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो फिर से यहीं से ही है कि इफ यू वर मंडेलास पोजीशन वुड यू गिव प्रेफरेंसेस टू योर फैमिली और योर कंट्री एंड व्हाई। अगर आप नेल्सन मंडेला की जगह पे होते, क्या आप एक कंट्री के हेड होते, तो क्या आप अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देते? आप अपने व्यूज को बताइए। इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट एज वन एज कंट्री। जो हमारी फैमिली है वो भी इंपॉर्टेंट है और कंट्री भी इंपॉर्टेंट है। आई वुड हैव टू ट्राई क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन देम। मैं ट्राई करूंगा कि इन दोनों चीजों को मैं बैलेंस कर लूंगा। एंड फिर इसके बाद में क्या आता है कि आई डू नॉट थिंक दैट अबंडिंग वन फैमिली इज अ गुड एक्ट। और अगर मैं मेरी फैमिली को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा तो वो एक अच्छी एक्टिविटी नहीं होगी। ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। फिर चाहे आप कुछ भी करें, पीएम या फिर सीएम बनने के बाद में, आप उस लेवल के ऊपर अगर पहुंच जाओगे ना, तो आप में उस लेवल की मैच्योरिटी आ जाएगी कि हाँ यार, एक जो हमारी कंट्री है उसके लिए ऑटोमेटिकली आपके पास में रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि आप एक पूरी कंट्री के लीडर हो। जैसे कि अभी मोदी जी हैं, मोदी जी क्या है, 120 करोड़ जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लीडर हैं। तो वहां पर वो जो पोजीशन है उसके ऊपर वो ये डिसाइड नहीं करते कि मेरी फैमिली का है नहीं है, वो वहां पर देखते हैं कि हमारे देश के लिए क्या सही है। तो आप उस पोजीशन पर अगर पहुंचे आप में से कोई, तो आप है ना डेफिनेटली ये सब चीजें नहीं सोचोगे। आप है ना सिर्फ और सिर्फ ये सोचोगे कि क्या चीज मेरी कंट्री के लिए बेहतर होगी, फिर वो चाहे से आपकी फैमिली से हो या फिर ना हो। और फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2012 के अंदर, और इसका जो आंसर है वो आपको इस तरीके से करना है। मंडेला ड्रीम दैट द हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम पुवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। उनका एक सपना था कि उनकी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसके अंदर कोई भी पुवर्टी ना हो, गरीब ना हो, और उनके अंदर कोई भी तरीके का भेदभाव ना हो, ना ही जैसे कि कास्ट का भी भेदभाव ना हो, ना ही उनके अंदर जो मेन जो था कि यहाँ पर रेसिज्म ना हो, कि गोरे और काले के अंदर कोई भी भेदभाव ना हो।
और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि नो कंट्री मैन शुड बी ऑप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कलर एंड क्रीड, और उसके कलर के बेसिस के ऊपर किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट पेंट द नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखिए जो नेल्सन मंडेला थे वो जब फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ना साउथ अफ्रीका के, तो उनको एक दुख था। वो दुख क्या था? उनका दुख ये था कि जिन लोगों ने उनके लिए स्ट्रगल किया, जिन लोगों ने उनके लिए मतलब एक तरीके से सब कुछ सहा था, उनके कॉमरेड्स कहते थे उनको, तो वो जो कॉमरेड्स थे उन्होंने अपना सेक्रीफाइस नहीं देखा। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया था, वो अपना बलिदान नहीं देख पाए। तो इसीलिए जो नेल्सन मंडेला थे वो दुखी थे। उनका जो सेक्रीफाइस है वो फाइनली एक चेंज लाया और उन्होंने वो कर दिखाया जो कि उन्होंने सपना देखा था। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे कि मंडेला वाज पेन्ड बाय हिज इनएबिलिटी टू थैंक हिज कॉमरेड्स हु वर अनेबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैज ब्रॉट, कि उनके सेक्रीफाइस से आज क्या हुआ है। अगर वो देखते तो उनको काफी ज्यादा खुशी होती। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें कहा गया है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश पिक्ड बाय हिज मदर, की जो यंग सीगल था उसने क्या किया जब उसकी मदर ने फर्स्ट टाइम के ऊपर जो फिश थी उसको पकड़ रखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये 2016 में भी रिपीट हुआ था, 2018 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ था। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर कहा गया है कि व्हेन द यंग सीगल डाइव्ड एट the fish he fell outwards and downwards with a scream। जैसे उसने ना डाइव किया था, तो डाइव करते क्या हुआ कि उसको लगा पहले बाहर गया फिर उसके बाद में नीचे आया, तो उससे क्या हुआ कि his monstrous terror seized him, कि उसका जो डर था अंदर से उसने उसको जकड़ लिया। और उसी के साथ में क्या होता है कि his heart stood still, और उसका जो दिल था वो एकदम से थम गया। आप सोचो कि आपको है ना, जैसे कि आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको धक्का दे दूं कि आपको उड़ना है, तो क्या होगा एकदम से आपको डर लगेगा और उसकी वजह से आपके हाथ वगैरह पैर वगैरह कुछ ही काम नहीं करेंगे। और उसी के साथ में जो आप जैसे कि आपका हार्ट है वो एकदम से रुक जाएगा कि अब तो खत्म भाई, अब तो टाटा बाय बाय होने का टाइम आ गया। तो वही यहां पर हुआ। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि soon his wings spread outwards and he could feel the tip of the wings cutting through air। और फिर इसी के साथ में क्या होता है कि सडनली उसके जो विंग्स हैं वो ऐसे खुल जाते हैं और जैसे ही नीचे हवा में जा रहे हैं तो उसके विंग्स को है ना ऐसे हवा टच कर रही है। तो ये सब कुछ उसको फील हुआ था। तो इस तरीके से आपके इसको आंसर की फ्रेमिंग करना है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ डिड द सीगल फील व्हेन हिज बेली टच्ड द ग्रीन सी, कि जो सीगल है उसने कैसा फील किया जब उसकी जो बेली थी उसने टच किया था ग्रीन सी को। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, 2011 में, 2012 में। तो इसका आंसर हमारे पास में ये रहेगा कि when the seagull belly touched the green sea he was scared that he would sink। उसको सबसे पहले डर था कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, डूबने का सबसे ज्यादा डर था। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि he tried to fly but he could not fly। उसने ट्राई किया कि वो उड़ सके लेकिन वो नहीं उड़ सका। अब क्यों नहीं उड़ सका? because he was exhausted and weak due to hunger। वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, उसने अपनी जितनी भी एनर्जी थी उसको काम में ले लिया था और वो भूख के कारण एकदम से वीक हो गया था। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि why was the young seagull afraid, कि जो यंग सीगल था वो क्यों डरा हुआ था। तो ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का और इसको 3 बार पूछा गया, 2011 में, 2017 में और 2018 में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल सा लिखना है कि द सीगल वॉज एफ्रेड एज ही वॉज अनेबल टू फ्लाई एंड ही फेल्ट दैट हिज लेग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। वो इसीलिए था क्योंकि उसको डर था कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा, और इसलिए नहीं उड़ पाएगा क्योंकि जो उसके लेग्स हैं वो क्या हैं, वो हैं कमजोर, इसीलिए वो उड़ नहीं पाएगा। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर अटेंशन। वो ये जो था उसने क्या किया, मतलब यंग सीगल ने अपनी मम्मी का अट्रैक्शन लेने के लिए क्या किया। आप क्या करते हो अपनी मम्मी का अट्रैक्शन अट्रैक्ट करने के लिए? आप है ना पढ़ते नहीं हो, अगर आपकी मम्मी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही ना तो आप कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हो जिससे कि आपको डांट पड़ेगी। वैसे अब ऐसा होता नहीं है, डांट हमें सारे दिन भर ही पड़ती रहती है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आता है कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट हिज मदर अटेंशन, की अगर उसको मतलब कि उसकी मम्मी का अटेंशन लेने के लिए उसने ये किया कि द यंग सीगल स्टूड ऑन वन लेग, एक टांग के ऊपर वो खड़ा हो गया और फिर उसके बाद में प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो ऐसा दिखा रहा था कि वो अभी बस सोने ही
वाला वो सोने की एक्टिंग कर रहा था, जो कि है हमारे ब्रिंक ऑफ लेज के ऊपर। ब्रिंक ऑफ लेज का मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा पहाड़ होते हैं ना, उनके ऊपर, जैसे कि ये पहाड़ है तो इसके ऊपर एक ऐसे निकला हुआ पत्थर होता है ना, इसी को यहाँ पर लेज कहा जाता है, कि वो उसके ऊपर सो रहा है और जैसे ही उसकी मम्मी देखेगी कि ये सो रहा है और ये नीचे गिर जाएगा तो उसकी मम्मी है ना उसकी तरफ ध्यान देगी। तो ये उसने किया अपनी मदर का अट्रैक्शन लेने के लिए, मतलब एक तरीके से अपनी मदर के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि डिस्क्राइब द यंग सीगल्स एक्सप्रेशन व्हेन ही सॉ हिज मदर विद फूड। उसका क्या रिएक्शन था जब उसने देखा कि उसकी मम्मी खाना लाई। जैसे कि आप देखो, आप बैठे हो 3-4 घंटे से घर पे और घर पे मम्मी ने खाना नहीं दिया सुबह से, और मम्मी बाहर से आ रही और मस्त सा डोमिनोज का पिज्जा है और जो आपको चाहिए ना, आपका फेवरेट है, तो आपके क्या होगा, आपके एकदम से चीख निकलेगी, आप एकदम से एक्साइटेड हो जाओगे। तो एग्जैक्टली वैसा ही इसके साथ में हो। तो इसको आपको फ्रेमिंग इस तरीके से करना है कि द यंग सीगल uttered a joy scream because he thought that his mother was bringing food for him। जैसे उसने देखा ना, उसको लगा कि एकदम से चिल्लाया जोर से और उसको लगा कि उसकी मम्मी उसके लिए खाना लाई है। and he tried to come nearer to her as she flew across। और जैसे ही वो उसकी मम्मी के पास में गया, उसकी मम्मी उड़ गई हवा में। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास में कि डिस्क्राइब द स्काई व्हाई द डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम द पेरिस। की जो डकोटा था वो वहां से क्या देखा था उसने, स्काई की सिचुएशन क्या थी जब डकोटा से वो पेरिस के लिए फ्लाई करना स्टार्ट किए थे। तो आपको सिंपल सी कंडीशन बतानी, आप इसमें लिखेंगे कि व्हेन द डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस द स्काई वाज क्वाइट क्लियर एंड द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट एंड द स्टार वाज शाइनिंग। कि जो चांद था वो आ रहा था और पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्काई क्लियर लाइक सिचुएशन थी। देयर वाज अ नो क्लाउड इन द स्काई, और कोई भी क्लाउड्स वगैरह नहीं थे, सब कुछ एकदम से क्लियर सिचुएशन थी। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये आता है कि व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ द अनदर एरोप्लेन। कि जो पायलट था उसने दूसरे एरोप्लेन के पायलट को फॉलो क्यों किया था। अब उन्होंने फॉलो इसलिए किया था क्योंकि उनका जो कनेक्शन है, उनके पास में जो भी मैप रहता है उसके साथ में वो डिस्कनेक्ट हो गए थे और वो स्टॉर्म के कारण हुआ था। स्टॉर्म के कारण वो अपना रास्ता भूल गए थे। तो जो दूसरा पायलट था उन्होंने उनको गाइड किया और लैंड करने के लिए सेफली उनको पूरा सही तरीके से उन्होंने समझाया, मतलब एक तरीके से गाइडेंस दी थी उसको। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन स्टॉर्म। उसने अपना रास्ता खो दिया था स्टॉर्म में एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म लैंड एंड सेफली। कि जो भी स्टॉर्म था उससे वो बाहर निकल पाए और उसी के साथ में वो सेफ्टी के साथ में लैंडिंग कर पाए। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है ये आता है भैया हमारे जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है उससे आता है। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस एक काम करो, घोट करके पी जाना। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द एल्डर्स इन द गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। कि जो गोवा के लोग हैं वो किस चीज के नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने अपने दादा दादी से सुना होगा, वो बोलते हैं कि बेटा हमारे जमाने में ना ऐसा होता था। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं, अपने बचपन की बातों को याद करना और उन यादों में खो जाना, उसी को कहा जाता है नॉस्टैल्जिया। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर इस तरीके से रहेगा कि द एल्डर इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। जो ओल्ड पोर्टुगीज डेज थे वो उनको काफी ज्यादा मिस करते हैं। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि द पोर्टुगीज लोव्स ऑफ ब्रेड, एक तो वो दिनों को और उसी के साथ में वो जो ब्रेड के लोव्स थे उनको भी काफी ज्यादा मिस करते हैं। एंड द पोर्टुगीज वर वेरी फेमस फॉर दियर ब्रेड, और वो जो है अपनी जो फेमस है उनकी जो ब्रेड है उसी के लिए पोर्टुगीज लोग फेमस थे। तो ये आपको लिखना है कि इसीलिए जो लोग हैं वहां के वो इसके लिए नॉस्टैल्जिक हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्या ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो इसको आप लोग सही ढंग से मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट का, कहां पर वो अपने बिल रखते थे। तो उनका जो बिल रखने का तरीका था वो ये था कि द बेकर मेंटेन्ड हिज मंथली अकाउंट्स ऑन सम वॉल। कोई भी एक दीवार थी
उसके ऊपर अपना पूरा जितना भी महीने का बिल था उसको मैनेज कर देते, और उसी के साथ में ही यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ मंथ, और महीने के आखिर में ही वो अपना बिल को कलेक्ट करते थे। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो ये आता है हमारे पास में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मिस मत करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें कहा गया है हमसे कि इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गोवा लाइफ, क्या ब्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट लाइफ है? गोवा का पूरा पूरा चैप्टर ही ब्रेड के बारे में है, गोवा के बारे में है, तो भैया इंपॉर्टेंट तो है ही। और हाउ डू यू नो दिस, आपको ये बातें कैसे पता लग रही? तो आप इसमें लिखेंगे कि भैया सबसे पहले का आंसर तो हमारे पास में यस हो गया, ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गोवा लाइफ इवन टुडे, आज तक भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दिस वी कैन डेफिनेटली से बिकॉज ब्रेड इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ दियर डेली लाइफ, उनके हर दिन का पार्ट नहीं है वो, बट इट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट ओकेशंस लाइक क्रिसमस फेस्टिवल एंड वेडिंग एंड एंगेजमेंट। जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं उनमें भी ब्रेड उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दीज ओकेशंस आर इनकम्प्लीट विदाउट अ स्पेशल प्रिपरेशन फॉर ईच इवेंट एंड मेड अप फ्रॉम ब्रेड, कि ये जो है ये पूरे पूरे इवेंट्स हैं ये खाली खाली से लगते हैं अगर वहां पे ब्रेड प्रेजेंट नहीं होती, तो इसीलिए यहां पर जो ब्रेड है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गोवा में। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है कि विच सीजन इज बेस्ट टू विजिट कॉर्ग, कॉर्ग जाने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है? आप भी जरूर से विजिट करना, बहुत ही अच्छा है, और फिर मेरे को बताना कि भैया हम गए थे कॉर्ग में एग्जाम होने के बाद में, और बताना कि अपना एक्सपीरियंस जो जैसा बुक में बता रहे हैं वैसा ही है या फिर कुछ डिफरेंट है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, द सीजन ऑफ द जॉय दैट कमेंस विद द सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, सेप्टेम्बर से लेकर के मार्च तक का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अभी तो मार्च में तो तुम्हारे एग्जाम है, अब कैसे जाओगे? अगले साल जाना सितंबर में और फिर से तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन चले जाना जब तुम बड़े हो जाओ, जब तुम अच्छी जॉब लग जाओ उसके बाद में चले जाना। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि इज बेस्ट टू विजिट कॉर्ग एज, अब देखिए यहां पर क्यों होता है, बिकॉज द सम शावर्स मेक द वेदर परफेक्ट एंड द एयर बिकम्स फ्रेगनेंट विद द एरोमा ऑफ कॉफी, वहां पर जो कॉफी है उसकी खुशबू हो जाती है, बारिश वहां पर होती रहती है। जैसे कि आपने मूवीज में सीन्स देखे ना, वो बेसिकली सितंबर से लेकर के मार्च तक के ही होते हैं कि बारिश होती रहती है, और फिर उसके साथ में कॉफी की खुशबू जो है वो भी वहां पर बहुत ही अच्छा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छी फ्रेश एयर को जनरेट करता है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, देखो इसका जो नाम है वो थोड़ा अजीब सा है, मैं हो सकता है कि थोड़ा गलत साउंड करूं, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। इसमें कहा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ब्ल्याकुपे, ठीक है, ब्ल्याकुपे आई थिंक ये गलत हो सकता है, एज मेंशन्ड इन द लेसन ऑफ क्रॉप, क्रॉप के लेसन के अंदर ये जो मेंशन है ये क्या है, बेसिकली आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, तो इसकी स्पेलिंग जरूर से याद कर लेना भाई साहब, एग्जाम के अंदर आप गलत लिख दोगे, अगर क्वेश्चन के अंदर आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप सही कर ही दोगे, अगर नहीं आ रही है तो आप इसकी स्पेलिंग याद रख लेना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर ये क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है ऑफ बुद्धिस्ट मोंक, जो बुद्धिस्ट मोंक है उनका लार्जेस्ट सेटलमेंट यहां पे है। एंड दिस कैन बी सीन ड्रेस्ड इन द रेड ऑर्किड्स एंड येलो रॉब्स, और जो उनकी ड्रेस है वो भी इसी तरीके से रहता है। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वेयर इज द कॉर्ग सिचुएटेड, जो कॉर्ग है वो कहां पर सिचुएटेड है, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इट इज इट, आप बताइए कि कैसे तरीके का है, कहां पे है। तो ये जो हमारा है कॉर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन, कहां पर है, मैसूर और जो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर के और जो मैसूर के बीच का है वहां पर है। अगर आप कॉर्ग जाओगे तो आप लोगों को कहां पर जाना पड़ेगा, मैसूर भी जाना पड़ेगा, मैंगलोर भी जाना, सारी जगह पे घुमाना। और ऐसा इसलिए है किस तरीके का प्लेस है ये हमारा जो प्लेस है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड अपीयर्स एज इट वाज अ ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो हेवन है वहीं से ही ये सीधा नीचे आया हो, इस तरीके से आपको उसकी फ्रेमिंग करनी है। ये तो रट ही लेना भाई, ये हमें एकदम से नहीं आएगा, हम तो बोल देंगे इट इज वेरी ब्यूटीफुल, और बाकी जो लाइनें हैं वो हमें यहीं से कॉपी पेस्ट करना होगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर ये है कि हाउ डिड राजवीर डिस्क्राइब द टी गार्डन एट देखाब्री, देखाब्री के ऊपर वो किस तरीके से टी गार्डन है उनको डिस्क्राइब करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 के अंदर, तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम लोग आंसर इस तरीके से करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि राजवीर विजिट टू देखाखरी वेयर द प्रांजल्स फादर वर्कड एज अ मैनेजर एंड वाज अ नोवेल एक्सपीरियंस एंड ही फाउंड
इट अ वेरी एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग। अब यहाँ पर जो है जो कौन है, राजवीर यहाँ पर जाता है और देखता है कि उसके जो प्रांजल्स के फादर हैं वो वहाँ पर मैनेजर हैं, और उसी के साथ में यहाँ पर जो इसका एक्सपीरियंस है वो नोवल एक्सपीरियंस होता है, और फिर इसके साथ में इसको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं वो सब बातें। अब ये तो आपने उसके बारे में बता दिया, अब आपको बताना है कि किस तरीके से उन्होंने विजिट किया था। तो एज दे प्रोसीड अलोंग द ग्रेवल रोड विद द, यहाँ पर अब इसके बाद में आपको, और जिसके बाद में देखिए जो वर्ड्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मार्क कर लीजिए, यही होते हैं कीवर्ड्स। जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे नीटली प्योर्ड और सी ऑफ अ टी बुशेस स्प्रेडिंग ओवर द एकर्स ऑफ अ लैंड एंड ही सॉ अ ग्रुप ऑफ टी वर्कर्स वियरिंग द प्लास्टिक एप्रॉन्स एंड बास्केट ऑफ अ बैम्बू स्टिक ऑन दियर बैक एंड पिकिंग अ न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स। तो वो यहाँ पर देखता है कि भैया जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और वो देखता है कि जो टी है, मतलब कि टी की बुशेस होती हैं, उनको देख रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से एकड़ बहुत बड़े एरिया के अंदर वो फैले हुए हैं, और जो लोग हैं उन्होंने पीछे अपने एक बैम्बू की जो स्टिक से बनी हुई एक टोकरी को डाल रखा है, और वो उसको उठा करके उसमें डाल रहे हैं। ये काम वो कर रहा है, वो ये सब एक्सपीरियंस करता है, तो इसको आपको लिखना है। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है जो कि हमारे 2013 के अंदर पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ आर द टी पल्कर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्मर लेबर्स, कि जो टी पल्कर्स हैं वो अलग क्यों होते हैं, फार्मर लेबर्स अलग क्यों होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि जो टी पल्कर्स होते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्मर लेबर्स एज द टी पल्कर्स आर हायर्ड लेबर्स। जो यहाँ पर टी पल्कर्स होते हैं वो एक तरीके से हायर्ड लेबर होते हैं, कि आपने बोल दिया कि भैया हमें 10 दिन के लिए काम चाहिए, तो आप उनको क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो, तो ये हायर्ड लेबर्स होती हैं। वेयर एज द फार्म लेबर्स कुड बी हायर्ड और कैन बी द ओनर्स ऑफ द लैंड, और जो फार्म लेबर्स हैं वो हो सकता है कि वहां पे उनका खुद का खेत हो तो उसमें काम कर रहे हो, अदरवाइज क्या हो सकता है कि उनको हायर भी किया जा सकता है। देन फिर इसके साथ में आता है कि जो टी पल्कर्स होते हैं जस्ट पल्क द लीव्स, उनका काम बस सिंपल सा होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ करके यहां पे डालना, ठीक है, उनका काम सिंपल से टी पल्कर्स का यही होता है कि उठा करके पीछे अपनी बास्केट में डालना। और उसी के साथ में जो फार्म लेबर्स होते हैं उनका काम पूरे सीजन का रहता है, उनका सीजन में पूरे में काम रहता है, उनका काम ये होता है कि गो थ्रू द होल प्रोसेस, जो कि यहाँ पर सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जितना भी काम होता है, पानी देना हो गया, खेत को जोतना हो गया, फिर उसके बाद में उनको हार्वेस्ट करना हो गया, तो ये सारा काम जो है ये फार्म लेबर्स का होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्क्राइब द मैनिफेस्ट व्यू ऑफ अ टी स्टेट विद द रेफरेंस ऑफ द लेसन टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम जो चैप्टर है अभी हम लोग जिसके क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको व्यूज बताने कि कैसा आपको व्यू उसमें फील हो रहा है। तो अब आप उस व्यू को यहां पे फील करवाएंगे। द व्यू अराउंड द ट्री स्टेट वाज अ मैनिफेस्टिंग। अब ये कैसा था, ये इसलिए था क्योंकि देयर वाज अ ग्रीनरी ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या है, हरियाली ही हरियाली है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ डेंसली वुडेड हिल्स, और उनके पीछे क्या है, डेंसली वुडेड हिल्स हैं, एंड अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। आप जितनी दूर तक देख सकते हो उतनी दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेंगे चाय की जो पत्तियां हैं वही दिखने वाली हैं, पूरा पूरा ग्रीनरी वहां पर इन्वायरमेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और जो पिछले वाला हमने करा था कि किस तरीके से आप उस व्यू को डिस्क्राइब करेंगे, व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट द गेम हैड मिसबिल इन्वेंटेड। मिसबिल ने कौन से गेम को इन्वेंट किया था। तो बेसिकली यहां पर जो मिसबिल है, मिसबिल एंजॉयड प्लेइंग विद द मार्बल्स, उसको मार्बल्स के साथ में खेलना पसंद था, व्हाइल लाइंग ऑन इट्स बैक, और इसी के साथ में ही वुड लाई एंड रोल 2 और मोर ऑफ देम, वो जो थे मतलब 2 या 2 से ज्यादा मार्बल्स को लेकर के उसकी जो बैली थी उसके ऊपर वो ऊपर नीचे करता, और इस तरीके से करता था कि है ना उसको मजा आता था वो सब खेलने में। बेसिकली मार्बल्स के साथ में खेलना उसको पसंद था क्योंकि इसकी जो बैली थी उसके ऊपर वो खेलना पसंद करता था। एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है कि जो मिसबिल था उसको किस से खेलना पसंद था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बॉल से, मार्बल से, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो इसको याद रखना। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि व्हाई डिड द मैक्सवेल पुट द आउटर बैक इन द बॉक्स। उसने जो आउटर था उसको बॉक्स में क्यों बंद कर दिया, एंड हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस। उसको कैसा लगा होगा जब उसके साथ में ऐसा किया गया। आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि जो मैक्सवेल पुट द आउटर इन द बॉक्स बिकॉज ही वाज शिफ्टिंग फ्रॉम द बसरा टू इंग्लैंड एंड ही वांटेड द आउटर टू बी यूज्ड। वो चाहता था कि ना जो आउटर है उसका कुछ ना कुछ यूज हो, और उसी के साथ में उसको इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि
क्योंकि वो शिफ्ट कर रहा था बसरा से इंग्लैंड की तरफ। ये तो हमने बात कर ली कि उसने क्या किया, अब वो कैसा फील कर रहा था, तो हम उसके बारे में लिखेंगे ही फील्ड सैड ऑन पुटिंग द बैक बिकॉज द ऑटर डिड नॉट लाइक इट। ऑटर जो था उसको ये पसंद नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगेगा, एंड सो ही वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। उसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो क्या कर रहा है कि उससे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो ये आता है कि व्हाट डिटेल्स डिड द वैली पिक अप अबाउट द बस जर्नी एंड हाउ डिड शी पिक अप दिस डिटेल्स। वो जो वैली थी उसने किस तरीके से बस की डिटेल्स लिखी, कब तक जाएगी, क्या टाइम होगा, कितना फेयर होगा, वो कहां से पता लगा था उसको ये बातें पता लगी थी जब दो लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो आपको लिखना होगा। इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि द डिटेल्स वैली पिक्ड अप वाज द डिस्टेंस दैट द बस ट्रेवल, कितनी दूर तक बस जाएगी, एंड द ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा उसमें, और उसी के साथ में उसका फेयर क्या रहेगा, उसका किराया कितना रहने वाला है। और शी गैदर्ड दिस इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ अदर बाय आस्किंग अ डिस्क्रीट क्वेश्चंस और टू, मतलब उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उससे ये सब बातें उसको पता लगी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो ये है कि हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। उसने किस तरीके से जो अपने पैसे बचाए थे उसकी फर्स्ट जो बस राइड थी उसके लिए। इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि टू सेव मनी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी सी रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग बैलून्स। उसका मन बड़ा था कि मैं बैलून्स भी ले लूं और टॉयज ले लूं। जो गांव का मेला था ना उसमें वो चाहती थी कि वो टॉयज भी ले ले और उसी के साथ में वो झूला भी झूले, लेकिन उसने अपने आप को रोका कि मेरे को है ना जाना जरूरी है। उसने अपने खुद के पैसों को बचाया। वहां पे बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनको है ना स्टार्टिंग से ऐसे दिया जाता है कि बेटा तुम्हें ना ये 500 रुपए मिलने वाले हैं, अब इन तुम 500 रुपए का कुछ भी कर सकते हो। वहां पे नहीं पूछा जाता कि कहां पर खर्च करोगे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर प्रॉपर हमें ना, मेरे को तो टाइम के ऊपर प्रॉपर पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी, अगर मिलती भी थी तो वही मम्मी के पास में चली जाती थी, क्योंकि हम है ना खर्च ही नहीं करते उन सबको। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसने क्या करा कि वो जब विलेज फेयर में गई थी तो वहां पर लोग है ना, जैसे कि यूएस वगैरह में, बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है, क्योंकि है ना वहां पे वो चाहते हैं कि बच्चे जो है वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए। और यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं कि वो उसको दे देते हैं कि बेटा तू चली जा, उसके पास में कुछ पैसे होते हैं, वो खुद से ही वहां पर घूमती है, जो भी करती है वो वहां पर उन सभी चीजों के लिए रजिस्टर करती है, क्योंकि उसको वहां पर फेयर में जाना था। होते वो पेरेंट्स के पैसे हैं लेकिन वो वहां पर खुद को रजिस्टर करती है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे कि सी आल्सो डिडंट एंजॉय मैरी गो राउंड। उसने मैरी गो राउंड को भी एंजॉय नहीं किया। हेंस सी कलेक्टेड द अमाउंट एंड रिक्वायर्ड फॉर द बस जर्नी। और इस तरीके से उसने जो भी अमाउंट था उसको कलेक्ट किया। और फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाई डिड नॉट शी गेटिंग आउट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। बस स्टेशन पर जाने के बाद भी वो बाहर क्यों नहीं आ रही थी? वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसको बस एक बस की राइड लेनी थी, उसको उस डेस्टिनेशन के ऊपर उतरना नहीं था। तो क्या होता है कि बस जब एक स्टेशन पर पहुंच जाती तो वहां पर रुकी रहती है, फिर वापस से रिटर्न होकर के जाती है। सर हम लोगों के पास में इस तरीके से रहेगा कि जो वैली है डिड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टैंड बिकॉज। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सी हैड कम इन द बस जस्ट फॉर अ राइड। वो बस राइड के लिए आई थी, उसको उस स्टेशन के ऊपर उतरना थोड़ी था। एंड वुड गो बैक इन द सेम बस, और वो उसी बस के अंदर वापस से चली जाएगी। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द वैली रिएक्ट व्हेन सी सॉ द डेड काउ ऑन द रोड साइड। उसने देखा कि रोड के साइड में एक जो काउ है वो डेड है, तो उसको कैसा फील हुआ था? ये आपके एनसीईआरटी से ही लाइन है पूरी पूरी एग्जैक्टली। व्हेन वैली सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड सी बिकेम वेरी सैड and she was now in a pensive mode as it was shocking to her that the animal she had been laughing a while ago was lying in the stillness of death। कि वो पहले देख रही थी कि जो एक एनिमल था वो बड़ा खुश था और अब वो एकदम से डेड हो चुका है। उसको ये देख करके काफी ज्यादा इमोशनल फील हुई और उसने इमोशनल फील किया। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा कौन थे? एंड व्हेन एंड वेयर ही वॉज बॉर्न। और वो कब पैदा हुए थे और कहां पैदा हुए थे? क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, 2012 में, 2019 में और 2017 में, और मे बी 2023 में भी। का आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस हु वॉज नेम्ड एज एन दी सिद्धार्था गौतम। सिद्धार्था गौतम उनका नाम रखा गया था उनके पेरेंट्स के द्वारा। एंड ही वॉज बॉर्न इन 563 BC में उनका जन्म हुआ था इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर उनका जन्म हुआ था। देन फिर
इसके बाद में यहाँ पर आता है कि ही हैड बिन शील्डिंग फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, और वो वहां पर क्या कर रहे थे कि एक तरीके से शील्डिंग कर रहे थे सफरिंग को वर्ल्ड से। एंड ही अटेंडेड द इनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री एंड नेम द ट्री एज अ ट्री ऑफ विजडम। उन्होंने क्या किया था कि उनका जो भी ध्यान करते थे वो पीपल के पेड़ के नीचे करते थे, और उसको जो नाम दिया उन्होंने वो दिया था ट्री ऑफ विजडम। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज द कीसा गौतमी सैड। कीसा गौतमी सैड क्यों थी? वो इसलिए सैड थी क्योंकि बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, उसका जो इकलौता एक ही बेटा था और वो भी मर गया था। एंड व्हाट डिड शी डू इन आवर ऑफ ग्रीफ, और उसने इसमें क्या किया था? तो इसका जो हमारे पास में आंसर ये रहेगा कि इन आवर ऑफ अ ग्रीफ शी वेंटेड फ्रॉम अ हाउस टू अ हाउस इन सर्च ऑफ अ मेडिसिन टू क्योर हिम। वो अपने घर से बाहर निकली, वो मेडिसिन ढूंढने के लिए गई कि कोई एक ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे कि मेरा बच्चा बच जाए। शी हैड बीन अ सेल्फिश इन वांटिंग हर सन बैक, और वो एक तरीके से सेल्फिश हो चुकी थी अपने बच्चे को वापस से पाने के लिए, जो कि एक मदर हो जाती है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो ये है कि व्हाट डिड द कीशा गौतमी लर्न इन द एंड, उसने एंड में क्या बातें सीखी? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इन द एंड कीशा गौतमी रियलाइज्ड एंड लर्न दैट डेथ इज अ कॉमन टू ऑल। जो मौत है वो सभी की कंफर्म है और ये एक ट्रुथ है, ये सभी लोग जानते हैं। एंड दैट नो वन कुड बी अवॉइड डाइंग, और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इससे दूर भाग सके। एंड फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर की कहा गया है कि हु इज लोमोव, लोमोव कौन था? एंड व्हाई डिड ही विजिट टू चुबुकोव, मतलब चुबुकोव, चुबुकोव है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो हम इसका अंदर आंसर लिखेंगे कि जो लोमोव है वो एक जो लैंड ओनर है रशिया में, एंड ही इज अबाउट अ 35 ईयर्स ओल्ड का एक आदमी है। एंड विच इज अ क्रिटिकल एज फॉर मैरिज, जो कि एकदम से क्रिटिकल एज होती है, यूजुअली लोगों की शादी हो जाती है, उसकी शादी नहीं हुई, जो कि एक क्रिटिकल एज है। इन ऑर्डर टू पुट हिज प्रपोजल फॉर नतालिया, वो वहां पे इसलिए गया था कि वो नतालिया के लिए प्रपोजल रखने के लिए गया था। एंड ही विजिट द चुकुबोव इन अ बेस्ट ड्रेस, वो बेस्ट ड्रेस में गया था। एंड चुकुबोव थॉट दैट ही वुड कम टू बोरो मनी, और उसने सोचा कि वो पैसे उधार लेने के लिए आया है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है हमारे पास में कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम नतालिया फ्रॉम द प्ले द प्रपोजल। द प्रपोजल से आप क्या सीखते हो? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि समरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि नतालिया इज ओनली द डॉटर ऑफ द लैंड ओनर चुबुकोव, चुबुकोव की एक इकलौती डॉटर है। एंड शी वॉज अ वेरी पॉजिटिव अबाउट हर लैंड एंड वॉज अ वेरी डिटर्मिनेड नॉट टू पार्ट विद इट, और वो है ना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है अपनी लैंड को लेकर के, और वो नहीं चाहते कि उसके कोई भी हिस्से हों। एंड शी वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी थी, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। एंड हु यूज्ड टू क्वेरल विद एनीवन वेरी ऑफन, और बहुत ही आम बात थी उसके लिए किसी के भी साथ में लड़ना। एंड शी वॉज ऑलवेज पिन पॉइंटेड द अमाउंट ऑफ हेल्प शी हैज ऑफर्ड टू हर नाइबर्स, वो हर टाइम के ऊपर उसको पिन पॉइंट कर देते कि भैया देख मैंने तेरे को उस टाइम के ऊपर हेल्प करी थी, ये क्या था वो क्या था, वो उसको पॉइंट आउट उसी टाइम कर देती है। एंड इसके साथ में हम लोग ये कह सकते हैं कि थो वेल एजुकेटेड शी डिड नॉट यूज हर एजुकेशन वाइजली एंड थॉटफुल्ली, वो पढ़ी लिखी तो बहुत थी लेकिन वो जो अपनी एजुकेशन है उसको थॉटफुल्ली अच्छे तरीके से वो यूज नहीं ले रही थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए।